जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का निर्देश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्रिय साथी जन सभी जुड़ जाएंगे और देखेंगे आज की बेहतरीन क्लास में। गुड इवनिंग सभी को। देखेंगे सभी लोग आज कंप्यूटर की क्लास में बेहतरीन तरीके से समझेंगे, या जिन लोगों की देखो कंप्यूटर में बैक लग गई थी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज सभी के लिए, या फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग हैं उनके लिए भी। ठीक है, जो लोग नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आपको पता है कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है, तो इस बात को आप समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, तो कंप्यूटर में देखेंगे कंप्यूटर होता क्या। देखो फुल फॉर्म भी होती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया गया, पूछा भी नहीं जाएगा कि C4 इसमें क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा कंप्यूट शब्द से हुई। कौन सा शब्द था? यानी कंप्यूट शब्द था जहाँ से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा में कंप्यूट से हुई थी। ठीक है, जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और क्लास को लाइक भी कर दिया करें, और क्लास लेने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमको पता चले, ठीक है, कि आपको कैसी लग रही है क्लास। तो समझ गए कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा में कंप्यूट शब्द से हुई। जबकि कंप्यूट शब्द का अर्थ जो होता है, कंप्यूट का अर्थ जो होता है वो होता है गणना करना, टू कैलकुलेट करना होता है। कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है, मतलब जो होता है वो मतलब होता है गणना करना। ठीक है, समझ गए होंगे कि कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना, टू कैलकुलेट होता। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, बोल देते हैं, लिख के आता है कि हिंदी में कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में कंप्यूटर को हम संगणक बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा। आगे द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक या पितामह कौन हैं? तो वो आपके चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन की शुरुआत की थी, यानी सबसे पहले डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कंप्यूटर का पितामह कौन है, ठीक है, तो आपका चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कंप्यूटर है क्या? आ गया कंप्यूटर क्या है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए कंप्यूटर है क्या। अभी तो हम बताएं कि कंप्यूटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा में, और जो जिन्हें श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है आविष्कार का। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसमें आगे देखें कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, निर्देश क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। क्या करता है? जो आपकी अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। तो मैंने समझा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। अंकगणितीय गणनाएं क्या होती हैं आपकी? जो अंकगणितीय गणनाएं होती हैं वो होती हैं प्लस है, जैसे माइनस है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सभी आपकी अंकगणितीय गणनाओं में आती हैं। डिवाइड करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये सभी आपकी किस में आती हैं? अर्थमेटिकल। ठीक है, और लॉजिकल क्या होती हैं, यानी तार्किक क्या होती हैं? जैसे इजिकल टू है, डज नॉट इजिकल टू है, ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, लेस देन है, ऐसे करके जो आपके यूज होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम तार्किक कहते हैं, यानी लॉजिकल गणनाएं करता है।
तो कंप्यूटर क्या करता है, दो प्रकार की गणनाएं करता है आपकी, लॉजिकल और अर्थमेटिकल। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कार्य क्या है उसका, अंकगणितीय तथा लॉजिकल गणनाएं करता है। अब आगे बात आती है कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर और क्या काम करता है, वो डेटा जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। वो कैसे बदल देता है, जैसे कि आप देखेंगे वो बदल कैसे देता है। आपने जैसे डेटा का मतलब यदि समझना चाहें तो डेटा का मतलब जो होता है, अभी देखेंगे चेंज कैसे कर देता है इन्फॉर्मेशन में। डेटा जो होता है वो आपका एक ड्रा फैक्ट्स होता है, यानी कच्चे तत्व होते हैं। कैसे कच्चे तत्व वो बताएंगे। ठीक, इसके बाद वो क्या करता है, जो कच्चे तत्व हमने डाले उसको प्रोसेस करता है। क्या कर देता है वो, प्रोसेस करने के बाद एक आपको सूचना प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पक्के तत्व या सूचना बोल देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने आपने लिखा महात्मा गांधी या लिखना या सरोजनी नायडू कुछ भी लिखना है। ठीक है, आपने स्पेलिंग उसमें क्या की, गलत लिख दी। ठीक है, स्पेलिंग क्या लिखी, एम बना दी, एच बना दी, टी एम ए ऐसा लिख दिया। तो आप देखेंगे गूगल पर सर्च करने के बाद, जब गूगल पर सर्च करेंगे स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप सर्च करेंगे तो थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आपको उसमें लिख के आ जाएगा महात्मा गांधी। जो आप खोजना चाह रहे थे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जबकि आपने इसमें सही नहीं लिखा, यानी आपने रॉ फैक्ट डाले, यानी डेटा दिया उसको, उसने प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, और प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद वो बाद में आपको सीधा बताएगा कि आप महात्मा गांधी को सर्च करना चाहते थे। ठीक है, तो वो पक्के तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को डेटा क्या होता है, डेटा आपका एक कच्चे तत्व होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान सकते हैं कि स्पेलिंग सही नहीं डाली, लेकिन वो डेटा है आपका, और डेटा को जब प्रोसेस करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त हो जाती है, और इसको सूचना प्राप्त करना ईडीपी कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, देखो अब डेटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, हमने देखा डेटा एक कच्चे तत्व होते हैं। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डेटा हमेशा दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से, नंबर एक न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, जैसे कि की भी होती हैं आपकी अल्फ़ा। ठीक है, न्यूमेरिक, स्पेशल की, 4-5 प्रकार की लगभग होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डेटा आपका दो प्रकार का होता है, जो कि अल्फ़ा और न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा में आप क्या आता है, 0 से 9 तक जो संख्या है ये होती है आपकी न्यूमेरिक डाटा में, जबकि गैर यानी संख्यात्मक अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जो होता वो A to Z अल्फ़ाबेट हो सकती है, आपका स्टार हो सकता है। ठीक है, @ हो सकता है, हैज हो सकता है, ये आपकी गैर संख्यात्मक यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। और जबकि ये संख्यात्मक यानी नंबर वाले जितने भी हैं ये न्यूमेरिक डेटा हैं। ठीक है, तो 0 से 9 तक ये आपका क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। और जबकि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा A to Z है, @ है, स्टार है, हैज है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है। ठीक, ये सभी आपके गैर संख्यात्मक हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो लोग जल्द से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखेंगे फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का क्या था, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ कंप्यूटर का। तो देखेंगे विश्व का जो पहला गणना यंत्र था वो आपका क्या था, अबेकस था। देखो हम महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका पास्कल भी आता था, पास्कल आया था, तो उससे क्या मार्क 1 भी पहले आया था, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपसे जैसे क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ऐसे बनेगा कि विश्व का पहला गणना यंत्र कौन सा है या पहला गणना यंत्र कौन सा था। ठीक है, तो अबेकस था। कौन सा था, अबेकस था। इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले आपके चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इसका प्रयोग चीन में हुआ था। अबेकस का जो आविष्कारक है वो टिम क्रेमनर है। ठीक है, यदि आविष्कारक की बात करें, अबेकस का आविष्कार किसने किया था, तो टिम क्रेमनर ने किया था। ठीक है, तो अबेकस के बारे में देखा है सभी ने, नहीं देखा है, देखा होगा, सीबीएसई बोर्ड वालों ने देखा होगा अबेकस को।
ठीक। अबेकस को देखा होगा आप सभी लोग, नहीं ऐसा बना होता था, फ्रेम का लगे होते थे, ठीक है। तो पहला गणना यंत्र था, इसमें जोड़ आया, यानी जोड़ ये चीज़ हो सकती थी, ठीक है। आगे देखो, हमें अभी बताए थे कि डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन हम पहले ही बता दिया था। इसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को बनाया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था या किसने इसको बनाया था, वो आपके चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। अब हम बात करते हैं एनएक की। तो ये कब आया था एनएक? आपका 1946 में, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। 1946 में ये आया था, जेपी एकर्ट एवं मुचली ने बनाया था, ठीक है। कह सकते हैं पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका सेना में प्रयोग हुआ था। कहाँ पर पहले प्रयोग हुआ था? आपका सेना में, ठीक है। सेना में सबसे पहले एनएक का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो समझ गए, पहला कंप्यूटर मतलब एनएक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक है डिजिटल कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो एनएक था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक था ही। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो हम बता देंगे एनएक था, जो 1946 में बना था, 1946। अब इसके बाद आपका आया था एडवेक। तो एडवेक क्या था? एडवेक का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज क्षमता थी। जो पहले यूनिवेक था, ठीक, उसमें क्या था, यानी, ठीक है, उसमें इससे पहले वाले में एनएक जो था, एनएक जो था अभी जो बताए थे, एनएक जो था उसमें क्या नहीं था, स्टोरेज क्षमता नहीं थी। लेकिन जो एडवेक है इसमें स्टोरेज क्षमता इसके बाद आ गई। धीरे धीरे देखो विकास ही होता गया। पहले जो कमियां थी उनको पूरा किया गया, आगे मतलब बढ़ता ही रहा। जो पिछली कमियां थी, पिछले में स्टोरेज क्षमता नहीं, लेकिन एडवेक में क्या किया गया, क्षमता को बढ़ाया था, स्टोरेज क्षमता आ गई, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ते ही रहे। तो एडवेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है फुल फॉर्म पीछे पूछ लिया जाए या लिखने के लिए आ जाए कि एडवेक क्या फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए। ये है यूनिवेक। हाँ, यूनिवेक अब आ गया। तो यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1951 में आया था, ठीक है। कब आया था? 1951 में आया था। और ये व्यापार में प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर था। तो व्यापार में किसका प्रयोग हुआ था? आपका यूनिवेक का प्रयोग व्यापार में किया गया था, ठीक है। एनएक का प्रयोग आर्मी यानी सेना में पहले किया गया था, लेकिन यूनिवेक का किस में किया गया? व्यापार में प्रयोग किया गया। तो 1991 में बना था। इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है, यूनिवेक। याद रखेंगे सभी लोग। तो व्यापार में कौन सा, बिजनेस में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया गया था? तो आपका यूनिवेक कंप्यूटर था, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का वर्गीकरण। अभी तक तो देख लिए कि कौन कंप्यूटर कैसे आए, ठीक है, कौन कब आया, क्या फुल फॉर्म रही इनकी, क्या भूमिका रही इनकी। तो उसके बारे में हमने देख लिया शॉर्ट में, ठीक है। बनेगा तो यहीं से पूछा जाएगा। आगे देखें कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ वो कितने प्रकार से होता है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है वर्गीकरण, ठीक है। नंबर 1 हार्डवेयर के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? हार्डवेयर के आधार पर। नंबर दूसरा कार्य पद्धति के आधार पर, और नंबर तीसरा होता आकार के आधार पर, ठीक है। तो कितने प्रकार पर वर्गीकरण किया जाता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 हार्डवेयर पर, कार्य पद्धति और उनके आकार पर, ठीक है। जैसे हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के आधार पर आपकी पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी जो चल रही है, 5वीं पीढ़ी वर्तमान में, ठीक है। ये आपके हार्डवेयर के आधार पर है। जबकि कार्य पद्धति के आधार पर कौन कौन से? जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आपके कार्य पद्धति के अनुसार है, ठीक है। लेकिन आकार देखें तो
आकार में देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो अभी आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे एनोलॉग क्या है, पहली पीढ़ी में क्या हुआ विकास, तो इसके बारे में सब आगे कुछ आपको मिलेगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नए लोग जो जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जिनकी कंप्यूटर में बैक थी उनके लिए, ठीक है, या फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे उनके लिए उपयोगी है। आप देख पा रहे होंगे, आप समझ भी पा रहे होंगे। देखो पहली पीढ़ी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1942 से 1955 के बीच मानी जाती। कई किताबों में आपको यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है जो ईयर का है डिफरेंस मिल सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया। ठीक है, तो इस पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी थी फर्स्ट जनरेशन, इसमें आपको देखो इस पीढ़ी में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, तो जो फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, निर्वात ट्यूब का। हाँ, और इसमें क्या फिर हुआ था, इसमें मशीन भाषा, ठीक है, जो लो लैंग्वेज है उसका प्रयोग है, निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा इसी में प्रयोग हुई थी। ठीक है, सबसे पहले। और क्या फिर हुआ, देखो हमने मेन पॉइंट लिख दिए ताकि आपको एक ही पहली पीढ़ी में क्या क्या हुआ तो वही पता होना चाहिए, और फालतू का क्या हमें पता करना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में हुआ, मतलब उनका उपयोग जो था, प्रयोग था वो रक्षा के लिए हुआ, वैज्ञानिक अनुसंधान में हुआ। ठीक है, और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। काहे का प्रयोग किया जाता, तो पहली पीढ़ी में भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता, पंच कार्ड का। तो पंच कार्ड का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ या किस पीढ़ी में हुआ था, तो वो फर्स्ट जनरेशन में पहली पीढ़ी में मेमोरी के तौर पर यानी भंडारण के तौर पर पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसमें मशीनी भाषा किस मतलब लो लैंग्वेज किस में आई, आपकी प्रथम पीढ़ी। ठीक है, निर्वात ट्यूब किस में, प्रथम पीढ़ी में। और इसके देखेंगे प्रमुख जो कंप्यूटर थे वो आपका इनेक जैसे था, बताए थे हम पहले, यूनिवैक है और मार्क 1 है, ये सभी आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। किस पीढ़ी के हैं, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं आपके, इनेक है, यूनिवैक है, मार्क 1 है। ठीक है, तो याद रखेंगे। पंच कार्ड का जो प्रयोग हुआ पहली पीढ़ी में हुआ, आपका निर्वात ट्यूब जो आया, ठीक, वैक्यूम ट्यूब वो भी पहली पीढ़ी का, मशीन भाषा का प्रयोग हुआ वो भी पहली पीढ़ी के दिन, और इनेक यूनिवैक जो कंप्यूटर हैं वो पहली पीढ़ी के ही थे, प्रथम पीढ़ी में यही आए थे। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, देखो नोट करते जाओ, नहीं तो पीडीएफ देखो, पीडीएफ जो आपको मिलेगी तो वहाँ पर मिलेगी। देखो आप लोग कहोगे पीडीएफ मिलने के लिए, तो आप क्या करो, निर्देश NIRDESH और बिना किसी स्पेस के क्लासेस डाल देना है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। जब टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहेंगी। देखो मैथ की भी क्लास चलती, जो लोग मैथ भी पढ़ना चाहते हैं उसको मैथ भी पढ़ाया जाता है इस पर। ठीक है, आज कंप्यूटर की क्लास थी तो मैंने सोचा आज कंप्यूटर ही आपको पढ़ाया जाए, और कल भी आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। आज थ्योरी पढ़ा दी, कल प्रैक्टिस दे देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इधर शुरू में थोड़ा। ठीक है, आगे अब सब कुछ बहुत कुछ इसमें है। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहेंगे, अंत तक आपको सब कुछ पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। यदि आपका नोट था अच्छी बात है, रिवीजन होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात। आगे देखें, देखो दूसरी पीढ़ी 1955, ठीक है, 64 तक, 1955 से 1964 तक है ये। ठीक है, इस पीढ़ी में क्या हुआ, द्वितीय पीढ़ी जो आई सेकेंड जनरेशन, उसमें क्या हुआ, तो इसमें देखो ट्रांजिस्टर का प्रयोग, पहली में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, लेकिन उसकी जगह दूसरी में क्या विकास होकर के क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ वो सेकेंड जनरेशन में प्रयोग हुआ था। ठीक है, इस पीढ़ी में फिर क्या हुआ, इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की भी असेंबली भाषा जो है ओवीसी में आई। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा किस में आई, तो आपकी सेकंड जनरेशन में आई। इसमें भंडारण के लिए यानी मेमोरी के तौर पर आपकी मैग्नेटिक टैप या मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक चिप मान सकते, इसका प्रयोग आपका किस में हुआ, सेकंड जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में आपका इसका प्रयोग जो 1955 से लेकर 1964 के बीच
है, ठीक है। किताब में अलग अलग हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें कोबोल यानी जो बिजनेस के लिए भाषा होती है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना कोबोल का, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था। इसका जो प्रमुख कंप्यूटर था वो IBM 1401, ठीक है। IBM 1401 इसका प्रमुख कंप्यूटर था दूसरी पीढ़ी का, ये याद रखेंगे। तो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का भी प्रयोग हुआ, और जो मेमोरी के तौर पर आपका मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक चिप, इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। इसमें कोबोल भाषा का भी प्रयोग हुआ जो बिजनेस में, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, जो बिजनेस में प्रयोग की जाती है वो कोबोल भाषा होती है, ठीक है। बिजनेस में कौन सी भाषा को प्रयोग किया जाता है, वो कोबोल भाषा की जाती है। आप पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, 1964 से 1975 के बीच में ये जनरेशन रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसी में ध्यान रखना है जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो इसका प्रयोग आपकी तृतीय पीढ़ी में यानी थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, IC का प्रयोग हुआ था। IC चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, काहे की बनी होती, सिलिकॉन यानी अर्धचालक की बनी होती है। अर्धचालकों सिलिकॉन आपका अर्धचालक जर्मेनियम, ठीक, इनकी बनी हुई होती है। और इसका अगर आविष्कारक की बात करें तो JC किल्बी या JK किल्बी याद रख सकते हैं, इसके आविष्कारक थे, काहे के आपके इंटीग्रेटेड सर्किट के, JS किल्बी, ठीक है, या JK किल्बी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इन्हीं ने आविष्कार किया था और ये तृतीय पीढ़ी में आई थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तृतीय पीढ़ी में हुआ। ट्रांजिस्टर का प्रयोग बंद हुआ और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इसमें हो गया, ठीक है। ये सिलिकॉन की बनी होती है। और इसमें क्या क्या हुआ तृतीय, देखो कीबोर्ड भी आया, मॉनिटर भी, ठीक है, मॉनिटर भी आया आपके का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग हुआ, यानी व्यक्ति उपयोग करने लगे इसमें कंप्यूटर, जैसे CRT है, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब वाले, ठीक है। CRT जो पहला चला करते थे, टीवी नुमा होते थे, ठीक है, CRT, ठीक है। तो कीबोर्ड मॉनिटर का प्रयोग हुआ कौन सी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। फिर आगे क्या हुआ, इसमें कंप्यूटर का व्यक्तिगत लोग उपयोग करते ले, पास्कल तथा बेसिक भाषा आई, बेसिक भाषा भी आई आपकी, ठीक है। बिगनर्स ऑल पर्पज, ठीक है, बेसिक, ये लिखा जाएगा बेसिक, ठीक है, BASIC, ठीक है। तो बेसिक आपकी क्या है, भाषा है, क्या है, लैंग्वेज है कंप्यूटर में बेसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज, ठीक है, सिंबलिक इंटीग्रेशन कोड है, ठीक है। तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड आपका इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने बोल दिया है, लिख नहीं पाएगा इसमें, ठीक है। और इसका जो प्रमुख कंप्यूटर था वो कौन सा था, प्रमुख जो कंप्यूटर इसमें था तो IBM 360, ठीक है। तो पास्कल भाषा और बेसिक भाषा का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था और इसका कंप्यूटर जो था वो IBM 360 था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें, इंटीग्रेटेड IC चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो आपकी थर्ड पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी में क्या विकास हुआ, तो चौथी पीढ़ी जो आई वो 1975 से 1989 के बीच रही, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ। इसमें उच्च गति, ठीक, मतलब कंप्यूटर की जो गति थी, स्पीड रही, ठीक है, वो नैनो में हो गई, ठीक है, नैनो में प्रयोग होने लगी, मतलब
काफ़ी तेज़ गति होगी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, याद रखना आपको, चौथी पीढ़ी में इसका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क LAN। ठीक है, आपके नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। ठीक है, लैन और वैन WAN और एक MA मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ठीक है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक, MAN। तो इनको नोट करना चाहता तो आप नोट कर लो। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए कि LAN लोकल एरिया नेटवर्क, L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क, W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क, और एक अभी बताए थे मैन। ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, M से मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये 3 आपके नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, LAN, WAN और MAN। ठीक है, तो इनका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, इनका प्रयोग आपके कंप्यूटर जो नेटवर्क का प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में हुआ था। इसमें उच्च स्तरीय भाषा C, ठीक है, जो C भाषा है आपकी, C++ भी होती है, तो इसमें C वाली भाषा जो आई थी, ठीक है, इसका विकास किस में हुआ था, चौथी पीढ़ी में इसका विकास आपका हुआ था। ठीक है, तो इसका विकास C भाषा जो आपकी है, इसका विकास किस पीढ़ी में हुआ, किस जनरेशन में हुआ, तो चौथी पीढ़ी में हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस में हुआ, चौथी पीढ़ी में हुआ। इसमें गति कंप्यूटरों की बढ़ेगी, नैनो सेकेंड में होगी। कंप्यूटर नेटवर्क जो थे लैन, वैन, ठीक है, इनका प्रयोग, इनका विकास हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा C आई। ठीक है, ये याद रखना है इसमें, और 1975 से 1989 के बीच ये चली थी। तो माइक्रो प्रोसेसर जरूर याद रखना है कौन सी पीढ़ी में प्रयोग हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन में हुआ। अब बात करेंगे जो 5वीं पीढ़ी, जो वर्तमान में क्या है, चल रही है आपकी। तो वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही भाई, वर्तमान में आपकी 5वीं पीढ़ी चल रही है, 4th, 5th, 5th, ठीक है, 5th जनरेशन चल रही, जिसमें आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका प्रयोग हुआ था, जो करोड़ों उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास, मल्टीमीडिया, ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का युक्त करके जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जिसकी गति काफ़ी तेज़ थी, ठीक है, स्पीड। तो इसमें मल्टीमीडिया का भी प्रयोग हुआ। काहे का प्रयोग हुआ, मल्टीमीडिया का प्रयोग जो हुआ वो इसी में हुआ, देखो ULSI, ठीक है, इसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको भी याद रखना है। और माइक्रो प्रोसेसर चिप में इन उपकरणों को लगाया गया ULSI द्वारा, ठीक है, ULSI से निर्मित, ठीक है। मल्टीमीडिया का उपयोग किस में हुआ, 5वीं पीढ़ी जो चल रही मल्टीमीडिया, मनोरंजन खूब देख रहे यूट्यूब, ठीक है, सब 5वीं पीढ़ी भरपूर मनोरंजन के लिए। भंडारण के लिए आपको देखो कम्पैक्ट डिस्क, DVD, इनका प्रयोग हुआ आपकी 5वीं पीढ़ी में। CD, DVD का विकास किस में हुआ, डेवलपमेंट किस में हुआ, 5वीं पीढ़ी में हुआ। नेटवर्किंग का क्षेत्र, जैसे आपकी ईमेल है, WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, WW का प्रयोग हुआ। नोटबुक, लैपटॉप आपका है, सब 5वीं पीढ़ी की देन। इंटरनेट का विकास हुआ, सुपर कंप्यूटर जो देन है, ठीक है। तो याद रखना है लैपटॉप जैसे आपका नोटबुक वाला जो छोटा कंप्यूटर होता है नोटबुक, ठीक है, समझ रहे होंगे। इंटरनेट का विकास हुआ, सुपर कंप्यूटर भी आपकी 5वीं पीढ़ी की देन। तो ULSI का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर में 5वीं पीढ़ी में हुआ। मल्टीमीडिया का प्रयोग हुआ, CD, DVD का विकास हुआ इसी में, ठीक है। ईमेल यानी नेटवर्किंग का क्षेत्र भी इसी में ज़्यादा आया, अधिकतम रहा, ठीक है, विकास हुआ। लैपटॉप जैसे है, इंटरनेट का विकास भी हुआ, सुपर कंप्यूटर भी इसी में आए। तो ये आपकी सभी जो चल रही वर्तमान में 5वीं पीढ़ी ही चल रही। तो याद रखना है लैपटॉप जैसे किस पीढ़ी का देन है, तो 5वीं पीढ़ी की देन है, ठीक है। ईमेल है, WW है। आगे देखेंगे अब कार्य पद्धति के आधार पर, देखो अभी तो पढ़ चुके, इससे पहले क्या पढ़े,
हार्डवेयर के आधार पर पढ़े थे, अभी पढ़े थे हार्डवेयर के आधार पर आपकी पीढ़ी पढ़ी, हार्डवेयर के आधार पर कैसे विकास होगा। ठीक है, अभी बताएंगे हार्डवेयर क्या होता है, आगे सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आउटपुट इनपुट सब कुछ है। तो अब क्लास चलेगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपके लिए इतना कंटेंट तैयार किया जाता है, छांटा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, यानी एनालॉग कंप्यूटर आपके हमने बताए थे कार्य पद्धति के अनुसार फिर कंप्यूटर कहते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये आपके कार्य पद्धति मतलब कार्य करने के आधार पर हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो जो एनालॉग कंप्यूटर थे वो पहले प्रयोग किए जाते थे। थर्मामीटर में भी जो पुराने थे उनमें भी इसका प्रयोग होता था। ठीक है, जैसे एक साधारण घड़ी सुई वाली हुआ करती थी पहले, अब तो डिजिटल घड़ी आ रही। ठीक है, डिजिटल वॉच आ रही हैं अब वर्तमान। वाहन की गति, वोल्ट मीटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है कि गति, पहले तो एनालॉग थे, पहले कंप्यूटर थे, उनकी गति बहुत धीमी थी। बात बहुत अच्छी है। जैसे जैसे बढ़ती रही पीढ़ी वैसे वैसे उस कंप्यूटर का विकास होता रहा, मतलब गति में। ठीक है, गति उनकी बढ़ती है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रचलन अब तो ख़त्म हो चुका है, बाहर वो प्रचलन से बाहर है। ठीक है, जैसे पहले उदाहरण के लिए जैसे एक साधारण घड़ी होती थी पहले, वाहन की गति, वोल्ट मीटर में नापने के लिए जो अंक लगे होते थे, लिखे होते थे, वो एनालॉग कंप्यूटर ही होता था। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर पूछा जा सकता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले डिजिटल कंप्यूटर इधर ज़्यादा पूछ लिया, डिजिटल कंप्यूटर से आप क्या समझते हो, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ऐसे पूछ लिया जाता। तो एनालॉग में भी याद रखेंगे कि गति के धीमे थे, अब उनका प्रयोग बंद हो चुका है। एक साधारण घड़ी में प्रयोग होते थे वाहन की गति। इस प्रकार से आप लिख देंगे, 1-2 नंबर पूछा जाएगा तो आप हो जाएगा। अब बात करें डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो वर्तमान में चल रहे हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर ही आपके हैं। ठीक है, जो कार्य पद्धति के अनुसार हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही आपका चल रहा है, जो चलाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक संकेत देते हैं तभी, कमांड देते तभी चलते हैं। तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक है, यानी बाइनरी सिस्टम पर। कौन से सिस्टम पर? बाइनरी सिस्टम पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में 0-1 यानी ऑन और ऑफ, 0 और 1 पर, ऑन ऑफ पर आधारित होते हैं। द्विआधारी अंक पद्धति पर ये चलते हैं। ठीक है, इनकी गति तो आपको पता है तीव्र होती है, मतलब काफ़ी जल्दी प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तेज़ चलते हैं। वर्तमान में प्रचलित कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनों संकेतों पर चलते हैं। ठीक है, गणना के लिए किए जाते हैं। ये द्विआधारी पद्धति पर आधारित यानी बाइनरी सिस्टम पर आधारित हैं, यानी 0-1 पर आधारित हैं। 0 और 1 को ही मान करते हैं और किसी को वो समझते नहीं, केवल 0 और 1 पर कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी सिस्टम 0-1 पर ही ये कार्य करते हैं केवल। ठीक है, और वर्तमान में जो चल रहे हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यदि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं आपके। ठीक है, नाम सुना होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, तो देखेंगे इसको भी ध्यान से। तो वे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग जो पहले हुआ करते थे, मतलब जो गणना करते थे, धीमी गति से चलते थे, गणना करते थे वो भी, और जो आपके स्पीड में चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर आधारित हैं, यानी बाइनरी सिस्टम पर आधारित। दोनों का कार्य ये करता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, दोनों का कार्य करता है। जैसे आपने देखा पेट्रोल टंकी पर आपका जो पेट्रोल होता है उसको भी मापता है, उसके भी अंक चलते रहते हैं। आपका अमाउंट होता है उसका भी रेट चलता रहता, तो मूल्य को भी गणना कर लेता है और पेट्रोल की भी माप देता है। तो वो दोनों काम करता है, इसलिए उसको जो कंप्यूटर वहाँ पर जो प्रयोग होते हैं वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, जो दोनों कार्यों को करता है। ठीक, एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कार्य करता है, क्योंकि आपके पेट्रोल को भी मापता है, उसके अमाउंट को भी। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग पेट्रोल पंप पर किया जाता है आपके।
आगे देखेंगे सबसे अच्छी बात, अब देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे सभी लोग ध्यान से, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। अपनी प्रेजेंटी तो लगा ही दिया करो। तो हार्डवेयर क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ा भी होगा पहले भी। देखेंगे हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर, मतलब जो मशीनें होती हैं या जो कल पुर्जा उसके पुर्जा होते हैं, ठीक है। पुर्जा में क्या, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ठीक है। तो सभी आपके क्या हैं, माउस है, सभी है उसके हार्डवेयर, जिनको आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे अब माउस है तो माउस को आप छू सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की या भौतिक संरचना, जो बाहर की संरचना है, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कंप्यूटर मशीन तथा उनके कलपुर्जे जितने भी हैं कंप्यूटर के, ठीक है, ये जिन्हें या हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचनाएं जितनी हैं, कंप्यूटर की भौतिक संरचनाएं हैं जिनको छुआ जा सकता है या देखा जा सकता है, व छुआ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उनको हम देख भी सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते। अब उदाहरण उनके याद रखते हैं कि हार्डवेयर में क्या आता है। जैसे सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें आपके एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है और मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट, मॉनिटर तो सभी ने देखा होगा, जो आपकी डिस्प्ले की तरह दिखाई देता है, उसी को मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। आपका प्रिंटर होता है, कीबोर्ड सभी ने देखा होगा, ठीक है। कीबोर्ड जिसमें की होती हैं 104, 101, जैसा भी आपका है कीबोर्ड उसी के अनुसार होती हैं, 105 भी होती हैं, ठीक है, 103, इस प्रकार से होती हैं। पहले वाले कीबोर्ड में संख्या ज़्यादा थी की, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में साउंड वाले भी उसी में थे, साउंड की भी की अलग अलग थी, वॉल्यूम कम करना, अधिक करना, ठीक है। लेकिन अब वॉल्यूम वाली नहीं है जो। अब देखो कीबोर्ड होता था, और हार्डवेयर में क्या आता है आपका माउस को आप छू सकते हैं। मेमोरी डिवाइसें जो होती हैं आपकी, उनको भी हम, डिस्क को भी, ठीक है, मेमोरी डिवाइस को भी हम छू सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, ठीक, डिवाइस। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं, और कंप्यूटर की भौतिक संरचना या उनके कलपुर्जे कहलाते, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, इनके उदाहरण आपको याद रखने, माउस, मेमोरी डिवाइस, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं सभी। अब बात करें सॉफ्टवेयर क्या होता है फिर। तो सॉफ्टवेयर आपको देखो, आप छू तो कतई सकते ही नहीं, क्या नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, ये याद रखना। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का वह समूह है, ठीक है। जो प्रोग्राम है आपके अंदर प्रोग्राम होते हैं, उनको छू तो सकते नहीं आप, ठीक है। वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है, कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, जो कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करता है कि हार्डवेयर कब और कौन सा कार्य करेगा, ठीक है। हार्डवेयर से मतलब हार्डवेयर जो है वो कब क्या कार्य करेगा, वो आपका मतलब सॉफ्टवेयर से ही जब कमांड देंगे तो सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आपको कब किसको क्या कार्य करना है। इसमें हार्डवेयर प्रिंटर कब शुरू करना है, ठीक है, स्कैनर कब करनी है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर से ही यानी प्रोग्राम से ही होता है। तो ऐसे याद रखना कि हम जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उनको हम छू नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोग्राम को मतलब जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो समझ गए सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो परिभाषा आपको देखो PDF तो मिल जाएगी। निर्देश क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर विदाउट स्पेस के है, निर्देश क्लासेस NIRDESH क्लासेस, ठीक है, विदाउट स्पेस यानी बीच में कोई स्पेस नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो नए लोग जुड़ते हैं कर लिया करो आप चैनल सब्सक्राइब, ताकि, ठीक है, हमको भी लगता रहता है कि सहयोग बराबर चल रहा है।
देखो आगे देखो, इनपुट डिवाइस क्या है आपकी। इनपुट डिवाइस डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग किए जाने विद्युत यांत्रिक युक्त इनपुट डिवाइस कहलाता है। मतलब प्रोग्राम को निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, मतलब उसको आदेश करना, ठीक है। तो हम किसी विद्युत यांत्रिकी होगा, मतलब विद्युत से तो चलता ही होगा, ठीक है, युक्त जो यंत्र होगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, इनपुट डिवाइस। या डाटा या प्रोग्राम अनुदेशों या, ठीक है, जिनके द्वारा कमांड दी जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बिल्कुल याद रखना, आपको इसको भी लिख लेना है, इसको याद करना। जैसे डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में डालने के लिए किए जाने वाला विद्युत यांत्रिक युक्त, क्योंकि विद्युत से चलता होगा, यांत्रिक युक्त इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके द्वारा, ठीक है, निर्देशों को अंदर डाला जाता है, यानी कमांड दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, कुछ कार्य करना कीबोर्ड से करेंगे, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश करेगा उसको, ठीक है। जैसे आपका माउस होता है, जॉयस्टिक कैसा है, माउस भी आपको कमांड देगा तो वो कार्य करेगा। तो माउस कैसी है, इनपुट है, याद रखेंगे कैसा, क्योंकि माउस से हम कमांड देंगे तभी तो वो कार्य करेगा। तो माउस कमांड देगा तो कैसा है, इनपुट देगा, उसको निर्देश देगा, ठीक। कीबोर्ड भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन होता है आपका, स्कैनर होता है, आप देखा होगा कैफ़े की दुकान पर स्कैनर होता है, तो वो आपकी मार्कशीट या कुछ भी रखता है, उसको वो क्या करता है, स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो स्कैनर कैसी युक्ति है, आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसी युक्ति है, स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है, जो कि आगे जा कर के आपके कंप्यूटर में, मतलब मॉनिटर शो करती है, ठीक है, कि आपने स्कैन किया इसको। और जो VCR बार कोड रीडर जो बने होते हैं ऐसे करके, आप देखे होंगे, ठीक है, सावन की जो आता था उसमें भी आपके बार कोड रीडर VCR बने होते थे, ठीक है। तो वो भी आपका क्या होता है, जो बार कोड रीडर उनको पढ़ता है, यानी देखता है, बने होते हैं, आपने लाइन देखे होंगे काफ़ी लंबी लंबी, तो उसको जो, ठीक है, उसके लिए बार कोड रीडर होता है। पंच कार्ड रीडर आपका कैसा है, याद रखेंगे, इनपुट डिवाइस है। तो इनको याद कर लेंगे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, VCR बार कोड रीडर है, पंच कार्ड रीडर है। तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं, इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये याद रखेंगे। जॉयस्टिक यानी जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, सभी इनपुट डिवाइस, इनको आपको याद करना पड़ेगा। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अब आउटपुट डिवाइसें क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर को आपने कमांड दी थी इनपुट द्वारा, क्या किया, जैसे आपने माउस द्वारा, ठीक है, कमांड दी, या कीबोर्ड द्वारा, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपको परिणाम प्राप्त होगा, जैसे आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगी कुछ भी, तो वो क्या है, आपकी आउटपुट होगा। क्या होगा आपका, जैसे स्क्रीन पर आपको कोई इमेज दिखाई दे रही है, वो आपको क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात अंतिम परिणाम जो होते हैं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वो दर्शाई जाती है, वो सभी आपके क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। जिसके द्वारा, जैसे आपके मॉनिटर में तो ही इमेज बनेगी, प्रिंटर द्वारा कमांड दी गई हो तो प्रिंटर द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, उसकी प्रिंट प्राप्त हो जाएगी। प्लॉटर होता है जो आपके, ठीक है, बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, रोडों पर चुनाव प्रचार में प्लॉटर से, ठीक है, वो प्लॉटर से ही तैयार होते हैं। आपका स्पीकर, अब साउंड बाहर आ रही तो साउंड, ठीक है, तो स्पीकर आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। स्पीकर क्या होगा आपका, आउटपुट होगा। स्क्रीन इमेज कार्ड रीडर, देखो मॉनिटर को याद रखना, काफ़ी लोग भूल जाते हैं, मॉनिटर कैसा है आपका, आउटपुट है, ये याद रखना। क्या है, मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट है। प्रिंटर तो सभी को पता रहता है कि प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन मॉनिटर को काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो आज से याद रखें, मॉनिटर कैसी युक्ति है आपकी, कैसी युक्ति है, मॉनिटर आपकी आउटपुट युक्ति है, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्लॉटर भी आपकी है आउटपुट, प्रिंटर सभी को पता रहता है कि आउटपुट। स्पीकर भी है, स्क्रीन इमेज भी है, और कार्ड रीडर भी आपकी आउटपुट है।
तो इतना कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, इससे आउटपुट या इनपुट से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे कल की क्लास में आपको MSQ क्या कराया जाएगा। ठीक है, इसी के आगे करा दिए जाएंगे, किससे रिलेटेड कैसे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सब कुछ इसमें शामिल होगा आपका। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग क्लास को तुरंत लाइक कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम जो चैनल है इस पर जुड़ जाएंगे, NIRDESH और क्लासेस बिना स्पेस के, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे ताकि आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कल की क्लास में देखेंगे और आप इसको रिवीजन भी करेंगे, PDF के माध्यम से भी पढ़ लेंगे। तो आपको रिवीजन या पिछले आपके नोट्स भी हैं तो उसके द्वारा आप क्या करेंगे, रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि अब की बार बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब के लिए बने रहिए। जय हिंद।